1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ और उसमें चाइना ने बहुत सारे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किया। 1962 के वार के बाद जिसमें चाइना ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे किसी प्रेशर की वजह से, वो सेनाएं फिर अपने अपने बॉर्डर में वापस लौट गई। चाइना की जो सेना थी वो अपने बॉर्डर में चली गई और इंडिया की सेना ने वापस अपने बॉर्डर पे कब्जा हासिल किया। लेकिन अक्सर चीन पर चीन का कब्जा रहा। तो जो ये सारा खेल है, जो विवाद इस समय चल रहा है, चाइना की आर्मी जो है अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पे कब्जा कर चुकी है, ऐसा हमको सुनने में आ रहा है। चाहे वो लोकल लोग हो, लोकल न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि कोई फेक खबर चला देते हैं। लेकिन बात जब गांव वालों की आती है, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब यही कह रहे हैं कि हम जिस जगह पे अपने जानवरों को ले जाते थे, चारागाह पे ले जाते थे, हंटिंग ग्राउंड पे ले जाते थे, आज हमको वहां नहीं आने दिया जाता है। इसके अलावा जो वहां के लोकल न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर फेक न्यूज नहीं चलाएगा। हर न्यूज़पेपर इस तरह से फेक न्यूज नहीं चलाता है। तो वहां से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और वो बाकायदा नक्शे के साथ बता रहे हैं कि ये फलाने कैंप थे जहां इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग किया करती थी, आज वहां चाइना का कब्जा है उन कैंप पे और वो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको वहां पेट्रोलिंग करने से रोक रही है। इस कहानी की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो तिब्बत और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि 1720 के आसपास मंगोलियों से तिब्बत की रक्षा करने के लिए चाइना ने अपनी सेना भेजी थी। जो क्विंग डायनेस्टी थी वहां की, चाइना का जो राजा था, उसने अपनी सेना भेजी तिब्बत की हेल्प करने के लिए और उन्होंने मंगोलियों को वहां से खदेड़ दिया। ध्यान रहे कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था उससे पहले, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि तिब्बत पे चाइना का कब्जा हो गया। ये जस्ट एक हेल्प थी, जैसे आज भी होता है कि किसी देश में किसी दूसरे देश की सेना की हेल्प से अपने दुश्मनों को भगाया जाता है, तो ये आज भी होता है। तो ये कुछ ऐसा ही था और उसमें करार हुआ कि जो हमारी रक्षा है उसमें चाइना की जो फौज है, वहां की जो राजा की फौज है वो हेल्प करेगी। उसी के तहत जो थी वो चाइना की जो फौज थी वहां तिब्बत में रहती थी, उनकी हेल्प करते थे। ध्यान रहे, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि नियत होती है खराब होती है और ये उस देश को भी पता लग जाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा गणित की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई धीरे धीरे इसकी सेना क्या करने जा रही है, इसकी मंशा क्या है। तो तिब्बत ने भी रियलाइज किया होगा कि भाई ये जो सेना है अब ये यहाँ रख करके ये चाह रहा है कि ये हम जो है इस डायनेस्टी के आगे सरेंडर कर जाए। जो तिब्बत ने नहीं माना, हालांकि इसमें कोई लड़ाई नहीं थी इसकी चाइनीज के साथ, लेकिन क्या हुआ जब उस डायनेस्टी को, जो चाइना की जो राजशाही थी, राजा था, क्विंग डायनेस्टी, जब उसको लगा कि नहीं अब ये तिब्बत शायद पूरी तरह से उनसे अलग होना चाहता है, हमारी सेना नहीं चाहता है, तो उसने कब्जा करने के लिए अपने सैनिक तिब्बत भेजे। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि चाइना में खुद एक रिवोल्यूशन हुआ उस राजा के खिलाफ और उसमें वो जो सरकार थी, वो जो राजा था, उसकी जो शासन था, उसकी सत्ता थी, वो चली गई। तो तिब्बत ने क्या अपने आप को पूर्ण तरह से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट वो पहले भी था, लेकिन उसने अब जो था, जो चीन का जो राजा था या जो भी नई सरकार बनी थी उसके सामने सरेंडर करने से या अपना कोई भी अधिकार देने से मना कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमको चाइना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो नई सरकार चाइना की बनी उसने ये घोषणा की कि जैसे पहले क्विंग डायनेस्टी में, जैसे पहले चाइना के राजा के तहत तिब्बत हुआ करता था, वैसा ही तिब्बत चाइना का हिस्सा बन के रहेगा, उसको पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ, जो दलाई लामा था, जो तीसरा दलाई लामा थे, उन्होंने चाइना से एग्जाइल किया और वो दार्जिलिंग में जो इंडिया में था वहां आके रहने लगे। और जब ये वॉर हुआ 1911 के आसपास, जब ये वॉर हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में, जिसमें तिब्बतियों ने चाइनीज सैनिकों को हराया, खदेड़ा, भगाया,
इसके बाद दलाई लामा थर्ड वहां गए और उन्होंने तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्र देश घोषित किया। अब क्या हुआ, जब वो पूर्ण स्वतंत्र देश घोषित हो गया तो ब्रिटिशर्स ने बात आई कि भाई बॉर्डर लाइन कहाँ हो तिब्बत और इंडिया के बीच में। तो 1911 में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो ब्रिटिश अधिकारी थे मैकमोहन, इन्होंने तिब्बत अधिकारी और चाइनीज अधिकारी इनको बुला करके, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिया था, तो जो ब्रिटिश का जो अधिकारी था ब्रिटिश इंडिया का, उन्होंने चाइनीज अधिकारी और तिब्बत अधिकारी को बुला करके ये बताया कि भाई ये जो बॉर्डर है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में ये रहेगा, ध्यान रहे इंडिया चाइना के बीच में नहीं रहेगा, इंडियन तिब्बत के बीच में ही रहेगा। चाइना हालांकि बार बार ये कहता था कि तिब्बत उसका हिस्सा है। मैकमोहन ने जब ये प्रस्ताव रखा, ऑब्वियसली बात है ये कोई एक दिन का काम नहीं था कि भाई ये मैप रखा और मैंने लाइन खींच दी, इसके पीछे बहुत पुराना रिकॉर्ड होता है। ध्यान रहे कि इंडिया में मुगल काल से गांव के और जो ये जो चप्पे चप्पे के चारा गांव के खेतों के गांव के सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, भाई कौन सा गांव कहाँ है, मेरी सरहद कहाँ है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब साफ सरहद बना रहे, ये गांव है इसकी बाउंड्री, जी नहीं। ये 16वीं 17वीं शताब्दी से ये काम चल रहा है इंडिया में, यानी कि इंडिया का गांव कौन सा है क्या है सब रिकॉर्ड है। ये जो आज पंचायत के चुनाव होते हैं और ये सब होते हैं, इनका यही काम होता है, भाई काम क्या फसल हो रखी, कहाँ गांव में क्या है, जो भी चल रहा है उसकी सारी बातें होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ पता ही नहीं था एक लाइन खींच दी, ऐसा नहीं होता है। ये सारे रिकॉर्ड्स चलते हैं पेपर में, उसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन से पहले भी इसमें काफी होमवर्क होता है। आज अगर दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो ऐसा नहीं होता है कि बैठे और उस समय डिस्कस करें, अच्छा ये करें कि नहीं करें, ये करें कि नहीं करें, नहीं, ये पहले ही हो जाता है। और जब म्यूचुअली ऑलमोस्ट एग्री हो जाते हैं, ऑलमोस्ट, तब जाकर वो बैठते हैं और कुछ छोटा मोटा पेज होता है उसको सॉल्व करके वहां साइन करते हैं। तो यानी कि ये जो रिकॉर्ड था जमीन कहां से कहां तक है क्या है ब्रिटिशर्स की यानी कि इंडिया की, वो पहले से ही सब नक्शे में था, उसका नक्शा बनाया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, आप पैदल मार्च नहीं कर रहे वहां टेप लेकर के जंगलों में, लेकिन ये चीजें बाकी रिकॉर्ड में रहती है। गांव में आप जो गांव से जुड़े रहते हैं उनको पता होगा कि गांव में जो एक एक पहाड़ी होती है, एक एक नाला होता है, नदी होती है, ढाल होती है, घाटी होती है, सबका नाम होता है। लोकल लोग इसको जानते हैं, जो वहां की पंचायत होती है, वहां के आसपास के गांव वाले वो जानते हैं कि इस पहाड़ी को ये कहते हैं। ऐसे नहीं कहते पहाड़ है नदी नहीं, पहाड़ ये है, ये मोड़ है नदी का, तो इस मोड़ को ये नाम दिया गया, वो तो पूर्वजों ने दिया, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में वही चलता रहता है। गांव में आप कैसे नापोगे पहाड़ को जमीन को, उसका कोई नाम दिया जाता है। हर लैंडस्केप जो बदलता है छोटा मोटा, चाहे पहाड़ी है, दर्रा है, नदी है, नाला है, उसको एक नाम होता है और वो नाम बाकायदे उसमें लिखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये नक्शा बनाए, ठीक है इंच दर इंच नहीं नापा होगा, बट उसका नाम लिखा गया कि यहाँ से ये गांव, यहाँ से ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसमें कोई वो उठाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये नक्शा कैसे बना होगा क्या बना होगा, ये नक्शा जैसे भी बना होगा इसका बाकायदा सारे अधिकारी को बताया गया होगा और पुराने जो सैकड़ों सालों से रिकॉर्ड चल रहे हैं उनके आधार पर बताया गया होगा। जो भी होता है इसका, इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब इस शिमला कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो ये थे तिब्बत के इंडिया के अधिकारी यानी कि मैकमोहन, इन्होंने तो साइन कर दिया, चाइनीज ने बिना साइन के चला गया और उसने कुछ नहीं कहा, वो चला गया, यानी कि उसको पसंद नहीं था, उसको स्वीकार्य नहीं था, एनी हाउ वो चला गया। और वैसे भी तिब्बत इंडिपेंडेंट देश था, ये बात तिब्बत और इंडिया के बीच थी और ये बात फाइनल हो गई कि ये लाइन रहेगी। इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली तो उसके बाद कुछ ही समय बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया और ऑब्वियस सी बात है वो वर्ल्ड वार के आसपास का टाइम था, वर्ल्ड वार हो चुका था, तो अब वो भी एक मजबूत देश बना था और उसने जो वार्निंग दी कि भाई अगर कोई इस फैसले के खिलाफ आता है तो मेरे साथ युद्ध करेगा। और उस समय वर्ल्ड वार के बाद जो थी सिचुएशन ऐसे नहीं थी कि दूसरे देश आपस में लड़ने लग जाए, तो तिब्बत पे चाइना का कब्जा हो गया, दलाई लामा जो थे वहां से छोड़ करके इंडिया आ गए। तो ये बात
अब हो गई। और इसके बाद 1962 में चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में हमला कर दिया। हालांकि पहले से ही बात चल रही थी कि वो सड़कें बना रहा है इंडियन जगह पे, इधर जो लद्दाख वाले एरिया पे। तो ये तो एक अलग कहानी चलती है कि भाई किसी चरवाहों ने बताया कि भाई वहां ये सड़क बन रही है, वो बन रही है। उस जमाने में रोडें नहीं हुआ करती थी। आप सोचिए कि 1955 के आसपास, 50 के आसपास चाइना की प्लानिंग क्या चल रही थी। वो अपने देश की तरफ से लद्दाख के आसपास रोड बना रहा था, हम लोग को कुछ पता नहीं था। हालांकि हमको ऐसा अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये खेल तब हुआ जब दलाई लामा को हमने शरण दी और उससे वो नाराज हो गए। बात यहां से बिगड़ी। तो वो उसने उसको प्लानिंग कभी 1950-60 के बीच में, मतलब पहले ये प्लानिंग कर ली कि यहाँ से रोड बनानी है ताकि मेरे असले यहाँ आ सके, आर्मी यहाँ आ सके। और हम आज भी हमारा ये हाल है जिस पे अभी मैं आऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या सिचुएशन है। हमारे आर्मी को सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है। हमने कुछ भी नहीं सीखा है। नेहरू को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। नेहरू को दोष देने के बजाय नेहरू की गलतियों से कुछ सीखते, कोई बहुत अच्छी बात है ना। तो हुआ क्या है कि मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद चाइनीज राष्ट्रपति को आप बुलाते हैं इंडिया, झूले में बैठे उसको चाय पिलाते हैं। यानी कि आपको नहीं समझ में आया। नेहरू ने भी यही किया था, तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और बाद में हमला हो गया था। तो आपने क्या पढ़ा इतिहास से भाई? इतिहास से क्या पढ़ा? किस बात की पढ़ाई कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपको ये नहीं पता लगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? ये नहीं पढ़ा। और चाइना, चाइना तो कुछ बदलता ही नहीं है। ये तो जग जाए हजारों सालों से वो अपने एक ही रफ्तार से चला आ रहा है। एनीहाउ, तो 1962 की लड़ाई के बाद वापस से फौजें इंडिया और चाइना की अपनी अपनी जगह पे आ गई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना की फौज 1962 में आ गई। अब आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई कि ये मामला था क्या। तो आज के संदर्भ में ये है जो यूट्यूबर बता रहे हैं, वहां से अरुणाचल प्रदेश से यूट्यूबर है, बूढ़े बुजुर्ग गांव वाले सब बता रहे हैं भाई हम यहाँ अपने जानवरों को ले जाते थे, उनको उनके चारे के लिए और कुछ हंटिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं वहां। आदिवासी एरिया में परमिशन है। तो आज हमको वहां नहीं जाने दिया जाता है। इवन इंडियन ऑफिशियल ने उनको मना कर दिया कि आप वहां नहीं जाओगे। कई जगह ऐसा भी हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी इंडियन अधिकारियों ने उनको मना किया कि आप नहीं जाएंगे वहां, है ना। तो अब ये कौन कौन सी जगह है, इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहले इंडियन गवर्नमेंट से जब ये पूछा गया, किरण रिजिजू जो वहां के अरुणाचल के हैं, सांसद हैं, वहां के रहने वाले हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी अभी ये कई चीजें क्लियर नहीं है बाउंड्री की। कभी हमारी सेना वहां चली जाती है, कभी उनकी सेना हमारे यहाँ जाती है। अब यार आप पब्लिक को क्या समझते हो? पब्लिक को कुछ नहीं आता है। बाउंड्री नहीं थी, आप 15 साल से क्या कर रहे हो? आप 15 साल होने वाले हैं आपके, उससे पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप हरकतें देखो, ये वही चल रहा है। 1950-62 में जो लड़ाई हुई थी, एग्जैक्टली यही लड़ाई कारगिल में भी हुई थी, जब उन्होंने आपके अंदर आके बंकर बना दिए थे। आपका तर्क ये था फौज का कि सर्दियों में क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, हम वहां नहीं जाते हैं, उस दौरान उन्होंने बंकर बना दिए। सियाचिन में भी तो आप रहते हो, सियाचिन में भी तो आपकी फौज रहती है। पेट्रोलिंग वहां क्यों मना कर देते? आप मत जाओ वहां, बैठे रहो यहाँ। ये कोई तर्क होता है? द आर्मी होने, आर्मी का कोई ये आर्मी का आराम करने के लिए बैठी है कि भैया यहाँ नीचे बैठ जाएंगे, जब बर्फ हट जाएगी फिर हम चले जाएंगे? आप सिविलियन हो कि आर्मी हो? भारत सरकार से कोई पूछे, वो पूरी बटालियन डिसमिस होनी चाहिए थी जो कारगिल वॉर से पहले वहां पोस्टेड थी बेस कैंप में। और इवन सेना के अध्यक्ष को डिसमिस किया जाना चाहिए था, उसके खिलाफ केस होना चाहिए था, लेकिन कोई चीज ही नहीं है। अब तो ये सब चीजें डिसमिस हो गई। किसी जमाने में फौज में तो एक छोटी चीज पे पूरी बटालियन जो होती थी साफ हो जाती थी। मैं खुद मेरे फादर के साथ, जो मैं नाम ले रहा हूँ तवांग, उसके आसपास रहा हूँ। 1981, 82, 83, 84, 85 में थे हम वहां, यानी कि चाइनीज बॉर्डर में मैं अपने फादर के साथ रहा हूँ। मेरे फादर खुद आर्मी में थे।
हमने उनकी वर्किंग देखी हुई है, वो लगातार पेट्रोलिंग पे जाते रहते थे। तो पेट्रोलिंग फौज जाती है, उसका काम है उस बॉर्डर को देखते रहना। आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हो कि कहीं बर्फ गिर रही है तो आप वहां नहीं जाएंगे? भाई फौज रखी इस एडवर्स कंडीशन के लिए जाती है, तो आपको हमेशा बॉर्डर की सुरक्षा करनी है। आप सिविलियन की तरह नहीं कह सकते कि अरे ठंड पड़ रही है, मैं सो जाता हूँ। तो ये इस तरह के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड कैसे नहीं है यार? 1900 कोई 17वीं सदी से रिकॉर्ड चल रहे हैं हिंदुस्तान के गांव, धोरों के, और जो भी मैं कह रहा था, नदी नालों के रिकॉर्ड तब से चल रहे हैं, 17वीं सदी से, 16वीं सदी से। और आपके तो आपका रिकॉर्ड नहीं है कि मैक लाइन कहाँ खींच के चला गया, वारे वाह। वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ऐसे खींच दी लाइन। बाकायदा उनमें कई दिनों के, कई महीनों के, सालों की उसमें मेहनत हुई होगी। ब्रिटिश जिन्होंने हिंदुस्तान के पेड़, नदी नाले, एवरेस्ट सब नाप दिए, मतलब उनको नक्शा बनाना नहीं आया, कहने का मतलब। और क्लियर नहीं तो आप करके आ रहे हो 15 साल से लोकसभा में। भाई आपका पहले प्रायोरिटी तो देश की सीमा होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो 15 साल से, 14 साल से, 13 साल से, कि आपको अभी तक ये नहीं पता कि मैकमोहन लाइन कहां से जाती है? आपको लगता है कि इस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको कुछ भी चला दो सब चल जाएगा। हिंदुस्तान का आदमी पढ़ता है तो रहता है, और करता क्या है वो? मोबाइल जो स्क्रॉल कर रहे हो वो पढ़ ही रहे हो। किताबें पढ़ते रहते 10-10 साल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। एक से एक धुरंधर बैठे हैं ये मंत्री, तो इनको तो कुछ भी नहीं आता, जीरो है ये, समझ लो। अगर इनसे बात करने को लग जाए, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लड़के, कभी उसके साथ बैठ के डिस्कस करो तो उनको बताएंगे देश कैसे चलना चाहिए। वो बात अलग है कि आईएएस बनने के बाद तुम उनके हाथ पर बांध देते हो। और कमाल की बात देखिए, जो तिब्बत भारत के भरोसे बैठा हुआ है कि भारत कभी अपनी बात रखेगा और तिब्बत की आजादी के बारे में बात करेगा 2003 में। तो कमाल की बात देखिए कि वाजपेयी जब चाइना गए थे अपने शासनकाल में, तो उन्होंने ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना था। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और बेचारे तिब्बत वाले आज भी बैठे हुए हैं कि हमको आजादी मिलेगी और भारत इसमें साथ देगा। तो ऐसे ऐसे कमाल बीजेपी गवर्नमेंट में हुए हैं। कारगिल की जो लड़ाई थी वो भी बीजेपी के कार्यकाल में हुई थी। आपके सेना आपके घर में घुस आई पाकिस्तान की, और आपके सैकड़ों सैनिकों को उन्होंने मार दिया। आपने उनको मार के भगाया, फिर आपने विजय दिवस मनाया। आपके घर में घुस के आपके परिवार के 5 जनों को मार दे, और आप बदले में उस दुश्मन को ढेर कर दो। जीत किसकी हुई? इसको जीत कहते हैं कि दुश्मन, आपको बदला नहीं लेना चाहिए था, आपको उसके अंदर घुसना चाहिए था। इंदिरा गांधी पे लांछन लगाना बहुत आसान होता है कि ये क्या हो गया था कि इतने फौज थी उसके बाद भी हमने कब्जा नहीं किया पाकिस्तान पे, हम कर सकते थे, हमने वॉर में पाकिस्तान के साथ वो जमीनें छोड़ दी। आपने ऑपरेशन सिंदूर में पीछे क्यों कदम हटा लिए? आप कहते हो कि आपने सीज फायर कर दिया था, क्यों? जब आपके लोगों को उसने, आतंकवादियों ने मारा था, जिसके बेस पे आपने वहां हमला किया था, कि आपने सारे कैंप उड़ा दिए पाकिस्तान के? फ्यूचर में वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा किया आपने? आपने भी तो किसी के प्रेशर में ये कदम पीछे हटाया होगा ना। पीओके कर करके आपने जो है इलेक्शन लड़ लिए कि हम तो कश्मीर ले लेंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारे बहाने थे। आपके पास कारगिल के टाइम में बहाना था, आपके पास ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में बहाना था, उससे पहले भी कई आतंकी हमले मोदी गवर्नमेंट के टाइम में हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी कार्रवाई हुई। आप पाकिस्तान को छोड़ो, आप बांग्लादेश के करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिसके आधार पे आपने बंगाल में चुनाव जीता है। आप 15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। क्या मजाल है कि आप बांग्लादेशियों को, आपने एक शब्द नहीं बोला 15 साल में, 14 साल में, कि बांग्लादेशियों अपने घर वापस जाओ। आपने 13 साल में कभी ये शब्द कहा? बांग्लादेशी जो इलीगल लोग, इलीगल बांग्लादेशी इस देश में रह रहे हैं, आप कृपया अपने देश चले जाएं, ऐसा कहा आपने कभी? आप प्रधानमंत्री, आप कह सकते थे ना। वो ट्रम्प ने भी तो जो इंडियन जो लोग थे, ट्रम्प ने भी हिंदुस्तानियों को बेड़ियों में जकड़ करके जहाज से वापस भेजा था ना इंडिया। तो आपने क्या स्टाइल मारने के लिए क्या किया कि 200 बांग्लादेशियों को, 400 बांग्लादेशियों को प्लेन में बिठा के आराम से
ढाका में उतार दिया, हीरो बनने के लिए कि मैं हीरो हूं। अरे यार, 200 250 करोड़ों बैठे हुए हैं। ये एक्टिंग, कितनी एक्टिंग चलती रहती है इस देश में यार। मतलब ये तो ऐसा समझते कि पब्लिक महा मूर्ख है, इनको बस थोड़ा सा एक चुटकी नमक दे दो और ये खुश हो जाते हैं बस। आपके टाइम में सारे रिलेशन खराब कर लिया आपने, मालदीव से, बांग्लादेश से। मतलब क्या कर रहे हो यार, ये आदमी कर क्या रहा है? इसने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। सिर्फ अवार्ड लेने के लिए देश विदेश घूमते रहो, देश विदेश घूमते रहो, अवार्ड लेते रहो। अपने देश मणिपुर के अंदर नहीं जा पाए आप यार इतने सालों में कि वो वहां की प्रॉब्लम सुन सके। एक बार गए तो नाच गाना देख करके आ गए आप मणिपुर। आपका अपना देश आपका अपना नहीं है यार। सोशल मीडिया से आप बात करते हो लोगों से, आपको बात करनी नहीं आती लोगों के बीच में जाके, कि लोगों के बीच में बात कैसे की जाती है। अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हो। 1962 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना की, उसमें चाइना ने डोमिनेट किया था, ये सब जानते हैं। क्योंकि जिस रीजन में लड़ाई हुई थी है, उस रीजन में हम लोग रहे हैं तवांग के आसपास, तो सब स्टोरी हमको अंदर की पता है। लेकिन आप ध्यान रहे कि 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में सिक्किम को लेके इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी। ध्यान रहे सिर्फ 4 दिन लड़ाई चली, 4 दिन में इंडिया ने चाइना को हराया, 4 दिन में। इसको कहते हैं तैयारी करना। यानी कि 1962 की एक लड़ाई से हमने अगले 5 साल के अंदर इतनी तैयारी की कि सिक्किम की लड़ाई हमने जीती। तो सिक्किम में जो नाथुला में लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, ये 4 दिन चली और इसमें लगभग 88 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 350 चाइनीज सैनिक मारे गए। और इसके महीने भर के अंदर चूला जगह पे फिर से झड़प हुई जो एक ही दिन चली, इसमें भी चाइना पीछे हट गया। तो कहने का मतलब ये है, हमारे आज के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या सीखते हो इतिहास से यार। आपने ये तो कभी जिक्र नहीं किया कि हिंदुस्तान ने 4 दिन में चाइना को हरा दिया था 1967 में। क्यों, क्यों नहीं कहते हो? पाकिस्तान वॉर था, उसमें पाकिस्तान को हमने 2 बार हराया, बांग्लादेश अलग किया, इसका जिक्र भी होना चाहिए। इन सब वॉर से आपने क्या सीखा यार? आप तो मतलब, तो आप छोड़ो यार। आप बांग्लादेशियों को नहीं कह पा रहे हो कि अपने देश लौट जाओ। अगर भारत छोड़ो आंदोलन में आप होते आजादी के टाइम में, तो आपके मुंह से क्या आवाज आती कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? हैं? जो आदमी प्रधानमंत्री होकर, सारी पावर होकर, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होकर, मिलिटरी इतना पावरफुल देश है, वो ये नहीं कह रहा है कि इलीगल बांग्लादेशी अपने देश वापस जाओ। जिसके गले से ये आवाज नहीं निकलती है, डर के मारे, ये कहूंगा तो डर के मारे, वो आदमी क्या भारत छोड़ो आंदोलन और देश की आजादी के लिए लड़ता है? जो अभी प्रचार किया जा रहा है कि अंग्रेजों के टाइम में मोदी जी होते तो पता नहीं क्या कर डालते, कुछ नहीं करते। तो एक तरफ तो किरण रिजिजू कहते हैं कि हमने जो है नक्शा क्लियर नहीं है, इसलिए हमारी सेना कभी वहां चली जाती है, कभी उनकी यहाँ आ जाती है। तो चाइना ने जब भारत के कई हिस्सों को अपना बताया, तो भारत ने भी तुरंत 27 जगहों को, अरुणाचल के 27 जगहों को नक्शे में दिखा दिया कि ये हमारा है। कैसे अचानक कैसे आ गया वो इतना जल्दी कि 27 जगह का नक्शा आ गया इंडिया के पास? कि चाइना ने बोला कि भाई ये हमारा नक्शा है, जिसमें अरुणाचल के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपनी तरफ दिखाया, और आपने तुरंत 27 जगहों का नाम बता दिए। ये ऐसे कैसे हो गया? आपको तो पता ही नहीं था कौन सी जगह कहाँ है, इंडिया में कौन सी है। ऐसे नहीं होता है, सब पता है। अभी जो हाल है वहां का, जो जितने भी हम लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कि लोकल लोग जो बोल रहे हैं वहां की, इवन जो जो ग्रुप बने हुए हैं वहां के, जैसे अरुणाचल के जो न्यूज चैनल हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने टीम भेजी है वहां, और उन टीम ने जो सर्वे करके पता लगाया वो ये लगाया कि भाई जैसे ऊपर जो कैंप था, जहां तक बॉर्डर है, मैकवन लाइन है, वहां तक जाने का रास्ता ही नहीं बना रखा इंडियन गवर्नमेंट ने। रास्ता ही नहीं है, बोलो। मोबाइल टावर नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है। जनरेटर से बिजली पैदा करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर लगा हुआ, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए विदेश यात्रा पे, सूट पे।
जितना प्रधानमंत्री का मोदी का जो सूट का रेट है एक महीने के, उतने उतने रेट में मोबाइल टावर लग जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं उस 4 कैंप में। कितने का आता है सीसीटीवी कैमरे, लोग घरों में लगाते हैं, 4-5 हज़ार रुपए में सीसीटीवी कैमरा आ जाता है एक। मोबाइल टावर गली कूचों में लगे हैं शहरों में, आपने बॉर्डर में मोबाइल टावर नहीं लगा रखे हैं? किस देश के क्या किस बात के प्रधानमंत्री हो आप? कुछ नहीं आता है क्या आपको? सड़क नहीं बना रहे। हम जहाँ रहते थे अरुणाचल में, उस समय मेरे फादर पेट्रोलिंग में जाते थे, करीब 40-50 किलोमीटर वो पैदल जाते थे जहां हम रहते थे वहां से। फिर हम 85 में प्लेन्स में आ गए, आसाम में पोस्टिंग हो गई इनकी। उसके 2-3 साल बाद हमने सुना कि वहां तक सड़क पहुंच गई है। बताओ, 50 किलोमीटर तक सड़क पहुंच गई है, 2-3 साल में पहुंचा दी। ये बात 1985-87 की बात है। कौन से जमाने में? आज 2026 आ गया, आप सड़क नहीं बना पा रहे वहां बॉर्डर में? मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, चल रहे हैं 5 साल तक सर, चुनाव चुनाव प्रचार चलता रहता है। वो नगर निगम के चुनाव, 2 कौड़ी के सरपंच के चुनाव कुछ नहीं करते, नगर निगम सरपंच वाले सब अपनी बोरियां भरते रहते हैं, एक हिस्सा नेताओं को दे देते हैं, एक अपना घर बनाते हैं। बड़ा हैरानी होती है, और इस देश के लोगों को मैं फिर मुझे बहुत हैरानी होती है, तो इस तरह के आदमी को बार बार चुनाव जिता करके ले आते हैं। क्या मिलता है? क्या मिला आपको चुनाव जिता के? बताओ। वो कॉकरोच आंदोलन करना पड़ रहा है जंतर मंतर में। स्कूलों की हालत देखो हिंदुस्तान में, टॉयलेट नहीं है, चाइना की बराबरी करोगे आप, टॉयलेट नहीं है आपके स्कूल में, पानी नहीं है पीने का साफ, गंदा पानी, पीला पानी पिला पिला रहे हो बच्चों को। छत ऊपर, पत्थर की छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं। चाइना की बराबरी करोगे तुम? पूरा नाश करके रख दिया पूरे देश के इस आदमी ने। एक्टिंग करने पहुंचा हो सब, झंडारोहण में एक्टिंग, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पुराने भाषण निकाल के देखो इनको, शर्म आ जानी चाहिए। अब तक 13 साल में 13 बार दुनिया भर के वादे किए, एक भी पूरा किया हो? राम मंदिर बनाने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। वो बनाना है बनाओ, लेकिन हजार लाख काम पड़े हैं इस देश में करने को, राम मंदिर उसमें से एक काम था। और राम राम करते रहते हो, एक लखन नहीं है बनने की। इनको पूछ लो कितने राम के हिसाब से चलते हैं। राम के सच्चाई के रास्ते पे चल सकते हो, बोल सकते हो कि ये औरत जिसे मैंने छोड़ा था, ये मेरी बीवी है, इसको मैं अपने बगल में बिठाता हूँ। है, वो अपनी बीवी सीता माता को हासिल करने के लिए रावण से लड़े और उसका सर्वनाश करके अपनी पत्नी को वापस लाए थे। प्रधानमंत्री बने हो साहब, इतिहास में सब कुछ दर्ज है। तुम्हारे 2 कौड़े के न्यूज चैनल में अगर फर्जी खबरें हैं, तो उनसे 1 लाख गुना ज्यादा खबरें भी प्रिजर्व हो रही है, मोबाइल में, लैपटॉप में, बहुत सारे प्रिंट मीडिया में। पर इतिहास उसको नहीं भूलेगा। जब तुम्हारी सरकार जाएगी, तब ये इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। कुछ नहीं होगा इससे, इस दुनिया में सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। इंसान के कर्म रह जाएंगे, अगर उसका अच्छे कर्म है तो याद किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी फर्जी खबरें उड़ा लो। एक तो जो भी नेता चुनाव लड़ता है, या कोई भी प्रोफेशन का आदमी है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो जज है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, या नेता है, जिसके हाथ में समाज की बागडोर होती है, इनका 60 साल के बाद एक मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये वैसे नॉर्मल दिखते हो, लेकिन मेंटली ये सही नहीं हो, क्योंकि इनके डिसीजन जो है देश हित में नहीं हो सकते हैं, देश के खिलाफ जा सकते हैं। तो एक जो नॉर्मल जो टेस्ट है, और उसका एक क्राइटेरिया बनना चाहिए कि आपको इतने नंबर लाओगे तो ही आप इस पद को संभाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आप 70 साल 80 साल तक प्रधानमंत्री हो तो आपका मानसिक जो संतुलन वो सही हो, या आप डिसीजन लेने के काबिल हो। क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो पूरे देश को प्रभावित करती है। और क्यों फिर भाई कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ है।
उसमें वो मानसिक परिवर्तन आते हैं जब वो 50, 55, 60 साल का होता है, और उसके बाद लगता है कि हाँ इसकी थोड़ी क्षमता घट गई फिजिकली, कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। तो एक तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो नेता बनते हैं वो बौद्धिक स्तर तो जो है सो है, उसका तो बुरा हाल है, लेकिन हाँ एज क्राइटेरिया होना चाहिए जो सार्वजनिक है कि भी एज के बाद इंसान की जो क्षमता है कम हो जाती है डिसीजन लेने की, वो उस पे काम होना चाहिए, उस पे कोई रूल बनना चाहिए। फ्यूचर में जो इंडिया में पार्टी आएंगी जो भी आती है, उम्मीद है कोई इस तरह का रूल लेके आए। तो अब मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, परीक्षा पे चर्चा बहुत हो गई है, अब परीक्षा देने की बारी है। तो ये जो इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो परीक्षा है, इस पर आपको उतरने की जरूरत है। आपको प्रूफ करना है कि आप नेहरू से बेटर थे। नेहरू ने 550 से ज्यादा प्रिंसली जो स्टेट थे हिंदुस्तान के, उसको हिंदुस्तान में शामिल किया था, यानी कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे आजादी के बाद। 550 राजाओं को इंडिया में शामिल करना, ये भारत रत्न 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 से बहुत बड़ा काम। आज आप एक छोटा सा पीओके अपने में शामिल नहीं कर पा रहे हो, अक्षय चिन्ह शामिल नहीं कर पा रहे हो, या आपने चल के 2 गांव या 2 कैंप अपने आप में शामिल करने में संघर्ष कर रहे हो, तो सोचो जिसने 550 जो राजाओं को अपने आप में शामिल किया होगा, करवाया होगा, जो भी उसका प्रोसेस था राजनीतिक, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल था, तो उसके नीचे जो आईएएस अधिकारी बहुत सारे रहे होंगे, उनका भी रोल रहा होगा, उन्होंने भी कोई होमवर्क किया होगा। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी गया और उसने बोला और वो सब हो गए, उसके पीछे बहुत सारी टीम काम करती है। और क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे तो उनका ही ये काम था। प्रधानमंत्री का काम नहीं होता हर जगह जाके फीते काटना, सड़क का उद्घाटन करना, हर जगह पहुंच जाना, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करना। हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जाता है, उसके लिए इसलिए मंत्री बने हैं, मंत्रालय बने हुए 30-40 जो भी हिंदुस्तान में है, और उनको एक काम संभालना होता, बहुत बड़ा देश है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब टाइम आ गया, आप प्रूव करें कि आप नेहरू से महान है, ये जो भी डिस्प्यूट है सब खत्म करें। आपने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। बांग्लादेश आर्मी आपको आंख दिखाती है, नेपाल के ये सब छटांग भर के देश हैं अगल बगल, कोई नहीं है इनकी औकात, सीधी सी बात। ये आपको आंखें दिखाते हैं मालदीव जैसा देश का खुद भविष्य नहीं कब डूब जाए। तो अब आप बताइए कि आप परीक्षा पे चर्चा तो बहुत करते हैं, बहुत एक्सपर्ट देते हैं, सेना को एक्सपर्ट राय दीजिए कि क्या करना है कि ये फटाफट ये मैटर सॉल्व हो, है ना। नेहरू से महान बनना है अपने को, ये दिखाना है। इंदिरा गांधी से महान बनना है, जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान को वॉर में हरा दिया था, अमेरिका की बात भी नहीं सुनी थी। तो अब उम्मीद करता हूँ पब्लिक बहुत ध्यान से इंतजार कर रही है आपका, आप बहुत सुनती हो। तभी वो वहां जो कॉकरोच जनता पार्टी ने वहां आंदोलन किया था, पूरे देश के युवा एक साथ हो गए थे। अभी तो अल्फा भी आ रही है, अल्फा जनरेशन भी आ रही है। तो आप सोचो ये जितने भी आप थोड़े थोड़े पार्क आप जो घोषित कर रहे हो ना, सब कुछ नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा जी इस देश में। ये देश ड्रामे का देश है, ये इनको सब पता है कौन ड्रामा करता है। हम खूब ड्रामे देखते हैं, हम यूरोपियंस नहीं है, हम एशियन है, हमको ये ड्रामा देखने की बहुत आदत है। हम सदियों से इस ड्रामे को देख रहे हैं कि कौन राजा कौन नौटंकी कर रहा है, कौन यहाँ के राजा जैसे नौटंकी करते रहते थे, तभी तो देश बर्बाद हो। तो नौटंकी इस देश में बहुत लंबे समय से चल रही है, सब देख रहे हैं। इससे काम चलेगा नहीं, आपको काम करके दिखाना होगा, इस मैटर को सॉल्व करना होगा। नहीं तो पब्लिक के हाथ में पावर है, वो बैलेट पेपर से वोट करने पे आएगी तो बैलेट पेपर से वोट करवा के रहेगी। ये मत सोचना कि हम डिजिटल से वो करवाएंगे और ये कर देंगे, नहीं चलेगी इस देश में। हम 2026 में जी रहे हैं, हम कोई 15वीं सदी में नहीं जी रहे कि आप राजा ने कुछ बोला और हमको उसको मानना है। सॉरी, ये पहले भी हो चुका है, जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी इंदिरा गांधी को हटा करके, और पब्लिक ने उसी जनता पार्टी को बाहर फेंक दिया अगले इलेक्शन में। तो आप ये भूल जाओ कि बीजेपी हिंदुओं के इसको साथ लेकर आप हिंदू को मारने पे लगे हो ना। दिक्कत ये है, आप हिंदुओं का सपोर्ट करते तब तो मान भी जाते चलो हाँ यार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हो आप तो लूट खसोट चालू है आपकी, आप अपने लिए काम करते हो। यहाँ से खसोटते हो देश को, वहां से खसोटते हो देश को, लूटते हो। अरे हमको लूटो लेकिन हमारे देश की बाउंड्री को सुरक्षित रहो, है ना। आप ये भी काम कर दोगे तो भी हम मानेंगे कि हाँ चलो आपने कुछ किया। हम तो लूटने के तैयार है अपने देश के लिए, आप हमको लूट लो लेकिन पीओके वापस ले आओ,
और चाइना का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करो बांग्लादेश के साथ, उसका कोई वो नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है मोदी जी को ये बात समझ में आएगी कि देश का युवा पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ये सारे मसले क्या है, और उसको उम्मीद है कि देश का प्रधानमंत्री होते हुए आप इस देश को इस प्रॉब्लम से उभारेंगे। और रही बात चाइना से लड़ने की, अगर आप एक आवाज देंगे तो इस देश का हर नागरिक एक लाठी लेकर के चाइना बॉर्डर पे जाने को तैयार है। इसकी मैं गारंटी के साथ इसको कह सकता हूं। और अगर मैं गलत हूं तो यहाँ कोई दर्शक कह दे कि हम नहीं जाएंगे। आपको भी अगर कहा जाएगा, जो सुन रहे हैं, आपको भी अगर कहा जाएगा कि चाइना बॉर्डर में चाइना से लड़ने जाना है, तो हर एक नागरिक तैयार है। उसके बाद भी अगर देश का प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले सकता है, तो ये उसकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, मतलब काबिलियत है नहीं, सीधी सी बात। तो मिलेंगे कुछ ऐसे ही और टॉपिक के साथ। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, बहुत सारी बातें हैं, इंसानियत की बहुत सारी बातें हैं, राजनीति की बहुत सारी बातें हैं, बातें ही बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये है कि बोलना जरूरी है। आप बोलते नहीं है तो ये अल्टीमेटली आप पे ही असर करता है आने वाले टाइम में, आप पे, आपके बच्चों पे। तो बोलना बहुत जरूरी है। बोलते रहिए, गलत चीज का विरोध कीजिए, चाहे कोई भी हो। घर पे भी हम करते हैं, बच्चे माँ बाप का विरोध करते हैं। जब आप अपने माँ बाप का विरोध कर सकते हैं, आपने अपने माँ बाप का विरोध किया था, तो देश के लिए, देश से बड़ा कुछ नहीं, समाज से बड़ा कुछ नहीं, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं, समाज तो नहीं कहूंगा, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं, और फिर देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश के खिलाफ कोई चीज होती है तो चाहे कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, कोई भी नाम हो, उसको उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। ऐसे ही रिवॉल्यूशन हुआ है, ऐसा ही इंसान का उद्धार हुआ है, ऐसे ही सभ्यताएं विकसित हुई है। अगर वो चुपचाप बनी रहती तो कोई विकसित नहीं होता, पड़े रहते जंगलों की गुफाओं में। तो आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद, नमस्ते।